माधवपुर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सपना था। सपना एक बेसहारा और एक अनाथ लड़की थी। 2 साल पहले ही उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सपना का उसके माँ बाबूजी के अलावा कोई नहीं था। सपना उनके बाद अकेली पड़ गई थी। सपना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती थी और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। उसकी 2 बहुत अच्छी सहेलियां थी, अंजलि और रीना। ये ले सपना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत फबेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी रीना को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती है कि तू और मैं भी वहाँ पे मौजूद हो। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी लगनी चाहिए, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय तो है नहीं कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे जो मुझे तुम जैसे दोस्त मिले हैं। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर रीना और अंजलि वहाँ से चले जाते हैं। रीना अंजलि सपना को फोन करते हैं और उसे घर जल्दी आने के लिए बोलते हैं। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसके माता, बहन, उसका दोस्त आया हुआ था। वो सब गाड़ी से उतर के घर में जाने लगते हैं। तभी वरुण की नजर सामने से आ रही सपना पर जाती है। वो पीले सूट में बहुत सुंदर लग रही थी, किसी परी की जैसी। जैसे ही वरुण उसको एक टुक देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ, कहाँ गुम हो गया? करण वरुण की नजर को पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो सपना को देख रहा था। ओहो, अब समझ आया क्या देख रहा है। कुछ भी नहीं, चल अंदर चल। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। रीना की माँ उसे बुलाती है। सपना और अंजलि रीना को बाहर लाते हैं। रीना को देखकर करण खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। करण देखता है कि वरुण सपना को देखे जा रहा है तो वो वरुण के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो रीना बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त वरुण के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। अगर आप ना कहें तो कह दूं? हाँ बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना रीना का। मेरे दोस्त वरुण को आपकी बेटी की सहेली सपना बहुत पसंद है। अगर आप सपना के माँ बाप से वरुण के रिश्ते की बात चलाएं तो। बेटा सपना, ऐसा क्या बोल दिया मैंने आंटी जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा सपना का कोई भी परिवार वाला नहीं है, ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी सपना। सपना भी ये सब अचानक से सुनकर हैरान हो जाती है। उसे उसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता आया तो रीना के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि वरुण भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए करण और वरुण में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए करण है उतना ही मेरे लिए वरुण है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि ये दोनों सहेलियां एक ही परिवार में जाएं। पर बहन जी, हम सपना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। उसकी टेंशन आप मत लो आंटी, सपना को तो हम मना लेंगे। रीना और अंजलि सपना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे वरुण से शादी के लिए कन्विंस करते हैं और सपना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद अंजलि बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, सपना को भी शादी मंजूर है। बोले तो अब मजा आ जाएगा। इसके बाद वरुण सपना से मिलता है और करण रीना से। मिलने के बाद करण का परिवार घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से मुंह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम है ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है? ये सब सुन के अंजलि और रीना की आंखें भी भर आती हैं। मालती सुनीता को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है
और वो ये चाहती है कि करण और वरुण की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और सपना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप पर होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी अंजलि और सपना को सुनाती हूँ। रीना दौड़ते हुए सपना की दुकान पर जाती है। आराम से रीना, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन, सपना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़ के अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर सपना रोने लग जाती है। अंजलि उसे सांत्वना देती है। आज माँ बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं वो सब देख रहे हैं और वो भी खुश हैं कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। सपना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है। अरे कटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें। और हमें भी तो। और तू क्या लेगी सपना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि हम वही पहने। उसको पहनने से ऐसा लगेगा जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। रीना का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियां भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। सपना और रीना दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। बारात भी आ गई थी। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने को कहा। अंजलि दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले रीना के पिता को पुकारते हैं। रीना के पिताजी रीना का कन्यादान कर देते हैं। उसके बाद पंडित जी सपना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं है, हम अनाथ हैं। इतने में रीना के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और रीना में कोई फर्क नहीं है। जैसे वो मेरी बेटी है वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझे अनाथ को अपने सगों से भी ज्यादा प्यार दिया है और मुझे से अनाथ का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद सपना और रीना की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चले जाते हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और सपना अब अनाथ नहीं है। वरुण के माँ बाप ही उसके माँ बाप हैं। पूजा और गीता दोनों बहनें थी। पूजा 12 साल की और गीता 10 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे। वो दोनों अनाथ थी और अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। गीता जा छत से कपड़े उतार के ले आ, बाहर बारिश होने वाली है। गीता बाहर जाती है तो बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो बारिश को देखकर वापस आ जाती है। शीला का अपना भी 7 साल का बेटा था। माँ गोलगप्पे कब आएंगे? मुझे अभी खाने हैं। और कितनी देर लगेगी? हाँ बेटा, वो पूजा आती योगी लेकर, कब से तो गई है, पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक होटल से नहीं आई। इनको फोन करके पूछती हूँ वो वहां पहुंची भी है या इधर उधर ही घूम रही है कहीं। जी, ये पूजा को गोलगप्पे और खाना लाने भेजा था आपके पास, पता नहीं कहाँ रह गई, वहां पे है क्या? हाँ हाँ, पूजा खाना और गोलगप्पे लेके गई है। वो बारिश हो रही है, शायद इसलिए कहीं रुक गई होगी। ऐसा बोलकर अशोक फोन काट देता है। बारिश ही तो हो रही है, कौन सा धुल जाना था इसने, न जाने कब आएगी। यहाँ कब से राजू को गोलगप्पे की भूख लगी है और अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। शीला देखती है तो गीता अभी भी वहीं खड़ी थी। तू अभी तक मेरा मुंह देख रही है, जा कपड़े उतार कर लेकर आ। गीता डरते हुए फिर से जी चाची बोलकर बाहर चली जाती है।
गीता बाहर जाती है तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन कपड़े नहीं उतारूंगी तो चाची बहुत मारेगी। गीता तेज बारिश में ही छत पर जाती है और कपड़े उतार कर ले आती है। तभी पूजा भी बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचती है। अरे गीता देख, तू तो पूरी तरह से भीग गई है। दे मेरे पास दे कपड़े। दीदी आप भी तो पूरी तरह से गीली हो गई हो। मैं चाचा जी के पास गई थी गोलगप्पे और खाना लाने के लिए। गोलगप्पे? मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज गोलगप्पे खाएंगे। दे मेरे पास दे कपड़े और ये सामान चाची के पास पकड़ा दो। गीता गोलगप्पे और खाना लेकर चाची के पास दे आती है। एक तो इतनी देर लगा दी आने में, ऊपर से गोलगप्पे भी टूटे हुए लग रहे हैं। तुम दोनों बहनें एक भी काम करने के लायक नहीं हो। पता नहीं आगे जाकर क्या करेंगी। जा आप किचन में बर्तन ऐसे ही पड़े, साफ कर ले जाके। पूजा किचन में जाकर बर्तन मांजने लगती है। राजू और शीला गोलगप्पे खा रहे थे। गीता का भी गोलगप्पे खाने का बहुत मन था और वो उन दोनों के पास जाती है। चाची मुझे भी एक गोलगप्पा दो ना। गोलगप्पा चाहिए इस भिखारन को, अब तो ये कोई चीज सुकून से भी नहीं खाने देते। और शीला गीता को चांटा मारकर वहां से भेज देती है और गीता रोने लगती है। गीता की आवाज सुनकर पूजा किचन से बाहर आती है। क्या हुआ गीता? दीदी, चाची ने मुझे चांटा मारा। चाची जी, आपने गीता को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा और ना ही तुम इस घर के अंदर आओगी। चलो घर से बाहर निकलो। और वह पूजा और गीता को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। वह पहले ही बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और वो ठंड से कांप रही थी। चाची, गीता को अंदर ही रहने दो, मैं बाहर रुक जाती हूँ। लेकिन शीला उनकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। क्यों मारा था चाची ने तुम्हें? दीदी, मुझे पानी पूरी खानी थी। मैंने चाची से एक पानी पूरी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से चांटा मार दिया। तो तुम मुझे बोलती, मैं तुझे पानी पूरी खिला देती। पता है जब पिताजी होटल चलाते थे तो मैंने कितनी बार पापा के साथ पानी पूरी बनाई है। मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। पूजा और गीता के पिताजी का अपना एक होटल था, लेकिन उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके जाने के बाद शीला और उनके चाचा ने ही होटल और घर को संभाल लिया था। अब शीला उनकी बेटियों से ही घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। इधर पूजा और गीता बारिश में भीग रहे थे। तभी कुछ देर बाद अशोक भी होटल से घर आ जाता है। अरे तुम दोनों बारिश में क्यों भीग रही हो? चलो घर के अंदर चलो। चाचा जी, वो चाची ने हमें अंदर आने से मना किया है। तभी शीला उनकी बातें सुनती है। हाँ, अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन दोनों को बाहर ऐसे क्यों खड़ा किया है? देखो ठंड से कैसे कांप रही हैं दोनों। आप तो बस ना रहने ही दो, जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। अगर आज ये दोनों अंदर आएंगी ना तो मैं और अपने बेटे को लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, अरे मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि ठंड से बीमार हो जाएंगी दोनों, फिर इलाज भी तो हमें ही करवाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बुला लूंगी अंदर। 1 घंटे के बाद राजू बेटा, उन दोनों मनहूसों को बोलते अंदर आने को और बर्तन कर देंगी आकर। माँ ने बोला है अंदर आ जाओ और जाके बर्तन साफ करो। पूजा और गीता अंदर आ जाते हैं और बर्तन साफ करने लगते हैं। एक दिन शीला किसी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ, सारा काम कर लेती हैं, तुम बस कल पूरे पैसे लेकर आना, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। पूजा शीला की बात सुन लेती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती कि वो किससे बातें कर रही थी। अगले दिन, गीता और पूजा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाजार से नए कपड़े लेने जाएंगे। नए कपड़े? ठीक है चाची जी, हम अभी तैयार हो जाते हैं। गीता और पूजा अपनी चाची के साथ चल पड़ते हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं। शीला उन दोनों को एक दुकान पर बैठने को बोलती है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।
थोड़ी देर के बाद एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आता है और बोलता है, तुम दोनों पूजा और गीता हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। क्या चाची जी ठीक तो है ना? और वो आदमी उन्हें लेकर चल पड़ता है। अंकल, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये दूसरा रास्ता है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं अंकल, हम दोनों खुद ही घर चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा कान के नीचे। पूजा सब समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। पूजा उस आदमी को जोर से धक्का देती है और खुद वो दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। वो आदमी बहुत ढूंढता है, लेकिन पूजा और गीता उसे नहीं मिलते और वो भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो शीला, उनकी चाची, सही सलामत घर पर थी और वो किसी से फ़ोन पे गुस्से से बात कर रही थी। वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, तुम उन दोनों को भी नहीं संभाल पाए, जाओ और ढूंढो उनको, ज्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। पूजा अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और वो अपनी बहन को साथ लेकर वहां से भाग जाती है। पूजा के पास कुछ पैसे थे, इसलिए वो एक बस में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जल्दी खाना खाएंगे। रात का समय हो गया था और चलते चलते उनको एक छोटा सा घर दिखता है। वह दोनों उस घर में जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह उस औरत को सारी बात बताते हैं। वह औरत दोनों बहनों को खाना खिलाती है। आप हमें कुछ दिन अपने पास रख लीजिए, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और बूढ़ी औरत उन्हें अपने पास रहने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह वह बूढ़ी औरत पानी पूरी बना रही थी। आप पानी पूरी बनाती हो? हाँ, तुम्हें पसंद है पानी पूरी? मुझे तो बहुत पसंद है। और वो औरत पानी पूरी बनाकर बेचा करती थी। मैं भी पानी पूरी बना लेती हूँ, लेकिन आपसे भी सीखना चाहती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है ना? क्या आप हमें भी ये काम सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह बूढ़ी औरत अपने तरीके से भी पूजा को पानी पूरी बनाना सिखाती है। अब पूजा 2 तरह की पानी पूरी बनाने लगी थी। क्या मैं भी आपके साथ पानी पूरी बनाकर बेच सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बेच सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सामान भी तो चाहिए ना। हमारे पास काम शुरू करने के लिए पैसे तो नहीं है, पर पिताजी ने हम दोनों बहनों को सोने की बालियां डाली है। क्या हम इसे बेचकर सामान ले सकते हैं? और वह उस औरत के साथ जाकर अपने सोने की बालियां बेच देती हैं और कुछ सामान ले आती हैं। अगले दिन पूजा और गीता थोड़े से गोलगप्पे बनाती हैं और उसे शहर में बेचने जाती हैं। और उस दिन उन दोनों के बनाए हुए सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। क्या पानी पूरी बनाई है, मजा ही आ गया। कल को हम और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे गीता। हाँ दीदी, कल तो हमारी सारी पानी पूरी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। अगले दिन दोनों बहनें और ज्यादा पानी पूरी बनाती हैं और अलग अलग तरह से भी पानी बनाती हैं और बाजार में बेचने चली जाती हैं। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो। धीरे धीरे उनके पास लोगों की लाइन लग जाती है और उनकी अलग अलग तरह से बनाई पानी पूरी की बातें पूरे शहर में होने लगती हैं। अब लोग दूर दूर से उन दोनों बहनों की पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। तुम तो मुझसे भी बढ़िया पानी पूरी बनाने लगी हो। शाबाश बेटा, तुम दोनों खूब तरक्की करो और खूब नाम कमाओ। इस तरह कुछ ही सालों में वो अपनी पानी पूरी की दुकान कर लेते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह की पानी पूरियाँ बनाते थे। लोगों को उनकी पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी थी।